पर्यावरणीय प्रदेश यानी पर्यावरण और प्रदेश, इन दो शब्दों का अर्थ क्या है। पर्यावरण शब्द बना हुआ है परि और आवरण से। परि का मतलब है अपने चारों तरफ, यानी जहां पर भी हम रहते हैं उसके चारों तरफ का आवरण यानी जो घेराव है उसको पर्यावरण कहते हैं। और प्रदेश वो होता है ऐसा एरिया जिसमें विशेष भौगोलिक परिस्थिति हो, विशेष भौगोलिक कारक हो, ताप हो, कैसी बारिश होती है, कैसे जीव जंतु रहते हैं और किस तरह से जीवन यापन है, किस तरह से पेड़ पौधे हैं। इन विशेषताओं वाले एक विशेष एरिया को क्या बोलते हैं, प्रदेश यानी पर्यावरणीय प्रदेश। देखिए पूरी धरती पर देखिए कहीं पे जल है तो उसको बोलते हैं जल मंडल, जमीन है तो उसको बोलते हैं थल मंडल, हवा वाले भाग को बोलते हैं वायुमंडल। और इन तीनों में जहां पर जीव रहता है यानी तीनों का वो भाग मिलाकर कहलाता है जैव मंडल। तो जैव मंडल के अंदर अपन देखते हैं ये पर्यावरण है। अब पर्यावरण में मोटे तौर पे क्या हो सकता है, पर्यावरण सिर्फ यूं मोटा मोटी कहे तो जीव और निर्जीव दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जीव में क्या है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, छोटे वाले जीव जिसको अपन जीवाणु है, कवक वगैरह वगैरह कहते हैं। और निर्जीव वाले भाग में क्या होगा, सूर्य की गर्मी कैसे है, पृथ्वी की बनावट, हमारी पृथ्वी गोल है एक तो, और थोड़ी सी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी रहती है। अब इस कारण से कई बार क्या होता है, इसका जैसे घूमती है तो जो ध्रुव वाला भाग है वो पूरी तरह से 6-6 महीने सूर्य के सामने या सूर्य से दूर चला जाएगा। इस कारण ध्रुवों पर 6-6 महीने दिन रात होता है। यानी जो निर्जीव वाले कारक है उसमें भौगोलिक बनावटें, ताप है, किस तरह से बारिश होती है, किस तरह से ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है, किस तरह से गहराई का प्रभाव पड़ता है, किस तरह से बाकी जो पृथ्वी की बनावट का प्रभाव पड़ता है, इन सब कारकों को निर्जीव कारक कहते हैं। यानी सजीव और निर्जीव दोनों को मिलाकर बोलते हैं ये पर्यावरण है। अब पर्यावरण के जो प्रदेश है उसको समझने के लिए अपन पृथ्वी की बनावट देखते हैं। अपन जानते हैं कि पृथ्वी नारंगी की तरह ऐसे चपटी है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे ऐसे गोल दिखती है। अब इस गोल पृथ्वी के बीचों बीच में से जो लाइन निकलती है इसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री या भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। अब इसमें मैंने यहां पर सूर्य बनाया तो यहां पर देखते हैं कि सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ेगी, लेकिन अपन जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है और 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। तो सूर्य की सापेक्ष इसकी स्थिति है वो थोड़ी बहुत साल भर में बदलती है। अब जो सूर्य की किरणें हैं, अब इसके 0 के ऊपर देखें तो 0 से ऊपर वाली लाइन है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री वाला अक्षांश। ये अक्ष हो गया, तो अक्ष के ऊपर जितनी भी लाइन है इनको अक्षांश बोलेंगे। 23.5 से ऊपर एक और चक्कर पूरा चारों तरफ बना जिसको बोलते हैं 66.5 वाला चक्र। फिर इसके ऊपर जाते हैं तो ये 90 डिग्री वाला। ठीक उसी तरह से नीचे 23.5 और 66.5 और फिर 90। इन अक्षांशों के कारण जो ये भाग बने हैं यानी ये लाइनों के बीच का क्षेत्र है उसको तो बोलते हैं कटिबंध। अब इस 0 से कितनी दूरी पे है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो अपन देखते हैं सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही है। इस तिरछी के कारण यहां पर धीरे धीरे तापक्रम है वो कम होता है। अब इस सूर्य की किरण के कारण यानी जो सूर्य से दूरी के कारण यहां दूरी कम है, किरण सीधी पड़ रही है यानी गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो 23.5 ऊपर इसको बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे 23.5 मकर रेखा। कर्क और मकर के बीच में साल भर में एक बार सूर्य की किरण सीधी जरूर पड़ेगी, क्योंकि सूर्य भी इस तरह से गति करता है। अब इस सूर्य की गर्मी के कारण इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण या उष्ण कटिबंध, यानी गर्मी वाला ये कटिबंध है। यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जो भी यहाँ पर पानी है वो भाप बन के ऊपर उठेगा, भाप ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, बादल बन के बारिश करेगी। तो यहाँ पर बारिश है वो इस या इस तरफ आकर बारिश होती है। इस तरह से ये क्षेत्र है वो गर्मी वाला क्षेत्र है। इसके लोग है बहुत ही ज्यादा गर्मी में रहते हैं, गर्मी के बारिश भी ज्यादा होती है तो घने जंगल भी मिलेंगे। तो इस तरह के इस कटिबंध के कुछ क्षेत्र है, जैसे भारत के ठीक नीचे की तरफ अपन देखते हैं श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र है वो भी इस उष्ण कटिबंध के आसपास आते हैं।
फिर देखते हैं 23.5 से लेके और 66.5 तक। यहां पर उष्णता से थोड़ी सी गर्मी कम पड़ने लग जाती है, यानी ठीक ठाक शीत भी है और उष्ण भी है, यानी ठंडा भी है और गर्म भी है। इसको उप उष्ण कह सकते हैं, उष्ण से थोड़ा सा कम। ठीक उसी तरह से नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ भी यही बात आएगी, शीतोष्ण। यानी शीतोष्ण कटिबंध कौन सा हुआ? 23.5 से 66.5 तक। 66.5 के बाद ऊपर की तरफ अंटार्कटिका वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ अंटार्कटिका वाला दक्षिणी ध्रुव, यानी ऊपर वाला आर्कटिक ध्रुव और नीचे वाला अंटार्कटिक ध्रुव, ये दोनों बर्फ से जमे हुए हैं और इनको बोलते हैं ये ध्रुवीय भाग है, या इसको बोलते हैं बहुत ही ज्यादा ठंडे, यानी शीत कटिबंध कह सकते हैं। 66.5 से लेके और 90 तक, इधर भी 66.5 से लेके और 90 तक। अब इसके अलावा इनके लिए शब्द दे सकते हैं, जीरो वाला छोटा है तो इसको निम्न अक्षांश कहेंगे, यानी उष्ण वाला इसको कहेंगे निम्न कटिबंध, ये मध्यम कटिबंध, और शीत वाला है वो ऊंचा कटिबंध, यानी 66.5 से 90 तक इसको उच्च कटिबंध भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात अपन देखिए, मान लो ये पृथ्वी एक समय में पूरी की पूरी जलमग्न थी। अब इसके ऊपर अपन सूर्य की किरण देखें, उस समय इस तरह से कोई बर्फ नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं कि जिस समय बर्फ बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये तालाब है, इस तालाब के सेंटर में सूर्य की किरण है वो सीधी पड़ रही है। अब इस सीधी किरणों के कारण पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है और ये बादल बन के, बादल यूं समझ लीजिए कि बाल्टी भर के पानी और इधर जाएगा, यानी उत्तर और दक्षिण में जाएगा। कितना दूर जाएगा? जाते 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 यहां पर आर्कटिक या अंटार्कटिक ध्रुव पे पहुंचेगा तो वो बर्फ बन के और बारिश होगी। तो जैसे ही पानी अपन सेंटर में से यानी तालाब में उठाते हैं तो जमीन कहां निकलती है? किनारों पे। तो सबसे पहले जो जमीन कहीं निकली होगी वो जमीन निकली थी इन ध्रुवों के ऊपर। जैसे ही जमीन निकली तो वहां पर घास फूस, फिर पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में जंगली जीव जंतु वगैरह, इस तरह से पूरा का पूरा एक जीव जंतुओं का विकास हुआ। यानी यहां पर जमीन निकली ध्रुवों के ऊपर और यहां पर जीव जंतु आराम से रह रहे थे। लेकिन मैंने कहा ये जो बादल है वो पानी लेकर और वहां पहुंचे तो यहां पहुंचते ही ध्रुवों पे वो बर्फ के अंदर बदल गए। यानी ध्रुवों पे जो बारिश हुई वो बर्फ के रूप में हुई और उस बर्फ के नीचे सारे के सारे जीव जंतु है वो दब गए। अब इस तरह से जीव जंतु जो दब गए आज की तारीख में वो कोयला और पेट्रोल में बदल गए। यानी आज की तारीख में जो आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर कोयला, पेट्रोल यानी जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, यानी जीवाश्म वाले खनिज मिलते हैं, उसका मुख्य कारण है कि जो यहाँ पर जीव जंतु पौधे थे वो इसके नीचे दब गए। हम अलग अलग देशों के लोग हैं वो यहाँ पर प्रयोगशालाओं के माध्यम से इन जीवाश्मीय खनिज का शोध करते हैं, खोज करते हैं। अब दूसरी बात है कि ये तो बहुत अरबों खरबों साल पहले की बात है। आज की तारीख में क्या हुआ, हमने उस कोयला, पेट्रोल यानी जो खनिज जीवाश्म वाला है पेट्रोलियम, इसको निकालकर और इसको जलाया तो गैसें बनी। इन गैसों के नाम है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस के ऑक्साइड है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेथेन है। ये सारी गैसें धरती को गर्म कर रही है। बड़ी मेहनत से जाके और यहाँ पर बर्फ जमा हुई, लेकिन आज की तारीख में ये धरती पूरी की पूरी वापस गर्म हो रही है। अब जब धरती गर्म हो रही है तो जो बर्फ बादल भर भर के वहां लेके गए थे वापस पिघल पिघल के और वापस समुद्रों में आ रही है, यानी ये बर्फ घट रही है। अब बर्फ घट रही है और धरती गर्म हो रही है तो अपन देखते हैं इसके दुष्प्रभाव क्या हुआ, प्रदूषण हुआ, यानी पर्यावरण के अंदर बहुत बड़ी परिवर्तन आए। अब परिवर्तन में क्या होगा, जैसे बर्फ थी तो बर्फ अपन देखते हैं गर्मियों में अपन सफेद कपड़ा पहनते हैं, शरीर को ठंडक महसूस होती है। तो ठीक उसी तरह से बर्फ एक तो अपने आप में भी ठंडी है और एक सफेद कमीज वाले प्रभाव के कारण भी ठंडक देती है। अब उस सफेद कमीज की जगह अगर वो बर्फ पानी में बदल गई तो इसका मतलब है कि एक तो बर्फ का ठंडापन कम हो गया और दूसरा पानी है वो सूर्य की किरणों को जल्दी से जल्दी अवशोषित करता है, इसके कारण धरती और तेजी से गर्म होगी। अगर साल भर गर्मी रहती है तो अपन देखते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर मक्खी, मच्छर यानी बीमारी फैलाने वाले कारक ये बहुत ज्यादा ही फैलते हैं। अगर साल भर गर्मी रही तो ऐसा होगा कि साल भर बीमारियां फैलेगी। अपन धरती पे देखते अलग अलग किस्म की बीमारियां हो गई, यानी ये सब वायुमंडल की गर्मी
यानी धरती की जो गर्मी में परिवर्तन हुआ उसके कारण हो रहा है। तो इस तरह से पर्यावरण के अंदर एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता, धरती गर्म हो रही है, उसका प्रभाव हुआ। दूसरा, मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण हमने जंगल जितने भी थे वो तो काट रहे हैं, यानी जो जंगली जानवरों के रहने की जगह या आवास था उसको काटने के कारण जंगली जानवरों का रहना मुश्किल हो गया। फिर मनुष्य की जो आखेट प्रवृत्ति है उसके कारण भी जंगली जानवर है वो कम हो गए इस तरह से। और दूसरा, मनुष्य के क्रियाकलाप है, मनुष्य ने ऐसे ऐसे यंत्र बना लिए जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, केमिकल बना लिए मिट्टी प्रदूषण होता है, विकिरण वाले बना दिए विकिरणों का प्रदूषण होता है, ध्वनि वाले साधन बना लिए ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यानी किसी तरह का कोई भी सामान्य से ऊंचा या नीचा जो भी परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं प्रदूषण। ये मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेदार है वो मनुष्य खुद है। तो इस तरह से ये सूर्य की किरणें हैं वो और धरती की बनावट, इसके कारण इस धरती को अपने कटिबंध के अंदर बांट दिया। अब देखते हैं कि इसके कारण, इन कटिबंधों के कारण इस धरती के ऊपर कहीं देखते हैं कहीं पहाड़ है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, घाटियां हैं, कहीं ऊंचाई पे समतल जगह तो उसको बोलते हैं पठार है, कहीं नीचाई पे बिल्कुल समतल है तो उसको मैदान बोलते हैं, कहीं बारिश नहीं होती है तो शुष्क या मरु प्रदेश बोलते हैं, कहीं ठीक ठाक नमी रहती है तो उसको आर्द्र बोलते हैं, कहीं पूरी बर्फ पड़ी है तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय प्रदेश या बर्फीला प्रदेश। इस तरह से कहीं पे घास है तो घासीय मैदान। तो ये इस तरह से पर्यावरणीय प्रदेश बने, इनको अपन एक एक को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब हुआ पहाड़। पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ में एकदम तेज चोटी, तो तेज चोटी है तो तेज ढलान भी है। अब देखिए अपन जैसे मरुस्थल में रहते तो यहाँ बारिश होती नहीं, और मान लीजिए कोई बर्फ के अंदर आपने पेड़ पौधा लगाया तो उसको भी पानी नहीं मिलेगा, या आपने पहाड़ की तेज ढलान के अंदर कोई पेड़ पौधा लगाया उसको भी पानी नहीं मिलेगा। मरुस्थल में तो बारिश नहीं होती तो पानी नहीं मिलता, यानी कुल मिला के रेगिस्तान उसको कहते हैं जहां पानी मिले नहीं। होना कोई बड़ी बात नहीं है, बर्फ के अंदर खूब बड़ा पानी पड़ा है लेकिन पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है, मीन्स वो भी रेगिस्तान है। तो इस तरह से अपन कई बार कहते हैं कि भी आर्कटिक अंटार्कटिक बड़े बड़े बर्फीले रेगिस्तान है। तो उच्च भूमि के अंदर भी ढलान, जो ढलान के कारण है वो पानी रुक नहीं पाता। अब रुक नहीं पाता तो वहां खेत नहीं है, इसलिए वहां पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। सीढ़ी नुमा खेत कितने के बनाए, ज्यादा नहीं बनेंगे तो वहां पर खेती ज्यादा नहीं होगी, इसलिए वहां पर कहीं पर फल सब्जी बो दी, या चाय के बागान है, जैसे अपन देखते हैं आसाम है, पश्चिमी बंगाल है, वहां पर ये चाय के बागान है। और बहुत ज्यादा ऊंचाई बर्फीले में जाएंगे तो वहां पर खेती बिल्कुल ही नहीं होगी, न फल सब्जी वगैरह ही नहीं, इसलिए पशुपालन है वो पहाड़ी लोगों का मुख्य जीवन यापन का जरिया होता है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो ठंडाई महसूस होती है, यानी जैसे जैसे धरती से अपन ऊपर जाते हैं तो तापक्रम कम होता है। अब ये तापक्रम कम कितना हुआ, इसका उत्तर है कि 1000 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस इतना तापक्रम कम हो जाता है। इसको बोलते हैं तापक्रम की गिरावट की दर, यानी तापक्रम ऊंचाई पे गिरता रहता है और वापस नीचे आएंगे तो बढ़ता रहेगा। अब ये तापक्रम बढ़ने और गिरने का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब किताब होता है, लेकिन औसत है कि 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर तापक्रम कम हो जाता है। दूसरी बात देखते हैं, पहाड़ से नीचे आते हैं तो निम्न भूमि मिलती है, जहां पर बिल्कुल एकदम समतल भूमि मिली। समतल है तो पानी रुकेगा तो नदी है वो चौड़ी हो जाएगी। ऊपर से जो कंकड़ पत्थर मिट्टी लाई, यानी जो जल के साथ में मिट्टी आई, जलोढ़ मिट्टी है, वो समतल भाग में बिछ जाएगी। उस जलोढ़ मिट्टी में अलग अलग खनिज तत्व होते हैं, इसलिए वो बहुत ही उपजाऊ होती है। यानी नीचे की तरफ निम्न भूमि है, उसके अंदर नदी और खेत, हरे भरे खेत होंगे, खेती होगी, ये सब चीजें निम्न भूमि में मिलती है। जैसे अपन भारत में देखते हैं गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु, इन नदियों के जो बड़े बड़े मैदान भाग है वो पहाड़ के ठीक नीचे जो नदियां आ रही है और समतल पे चलती है तो वो भाग है। फिर देखते हैं नदी दूर निकल गई और ऐसे भाग में पहुंच गई जहां पर नमी ठीक ठाक है, यानी तापक्रम का और मामला इस तरह से कि नमी है, तो नमी है और पानी है, टेम्परेचर ठीक है, तो उसके कारण से जंगल बनते हैं। जैसे अपन देखते हैं अमेजोन के जंगल जो ब्राजील में,
या फिर बहुत दूर चली गई जहां पर पानी भी नहीं पहुंच पाता, तो बहुत दूर जो होता है पानी की बिल्कुल उपलब्धता वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं शुष्क। जैसे शुष्क अगर भाग है तो जहां पर बारिश नहीं है या पानी की उपलब्धता भी नहीं है तो उसको रेगिस्तान या मरु प्रदेश कहते हैं। अब मरु प्रदेश में हमारा जैसे थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो थार के रेगिस्तान में जो गर्मी पड़ने के कारण या फिर कहीं पे बर्फीला रेगिस्तान है जैसे भारत में लद्दाख, तो वहां के और गर्मी वाले और सर्दी वाले मरुस्थल की विशेषताएं उस तापक्रम के हिसाब से। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं तो जितने भी रंग है गर्मी के हिसाब से, पसीना कम हो, पानी अगर लॉस हो जाएगा, शरीर से निकल जाएगा तो जंतु मर जाएगा, पौधे मर जाएंगे तो पौधों में कांटे आ गए, उसके ऊपर मोम की पपड़ी आ गई, पत्तियां झाड़ देते हैं। जंतु है वो जैसे ऊंट देखते हैं कई कई दिन तक पानी नहीं पीता, ऊंट का रंग ऐसा होता है कि वो रेगिस्तान में दिखे नहीं। उसी तरह से ठंडे प्रदेशों में जैसे लद्दाख वाला रेगिस्तान है उसमें लंबे लंबे बाल वाला जैसे याक होता है सांड की तरह का जानवर, तो वो दिखाई देता है। तो ये इस तरह से टेम्परेचर यानी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा पर्यावरणीय प्रदेश कैसा है। फिर देखते हैं वन यानी जंगल। अब जहां पर बारिश का पानी पेड़ पौधों को उपलब्ध है, तापक्रम ठीक ठाक है, वहां पर ये वन बनते हैं। अब वन में क्या होता है कि साल भर जो पत्तियां नहीं झाड़े उनको बोलते हैं सदाबहार वाले वन, या फिर साल में एक बार कम से कम पत्ती झड़ जाए तो उसको बोलते हैं पतझड़ वाला वन, या फिर कहीं छोटी छोटी घास उग गई तो घास। फिर घास के बीच में घास के भी कई प्रकार है। अब जो घास के प्रकार है उसमें अपन देखते हैं घास के जो मैदान उगे। अब घास में अपन मुख्य रूप से देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का भाग नीचे की तरफ है, तो अपन जैसे पंप है वो पांव में रख के चलाते हैं, पंपास वाला घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में। पर होते हैं वो ऊपर उड़ता है, यानी उत्तरी अमेरिका वाला भाग में प्रेरीज वाले भाग है, जो शीत उष्ण वाला भाग है उसके अंदर प्रेरीज प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं। उसी तरह से अपन देखते हैं एशिया और यूरोप के अंदर जो शीत उष्ण वाला भाग है उसके अंदर स्टेपीज प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं। और अगर घास के मैदान देखें तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्डास, वेल्डिंग करने वाला काला होता है, दक्षिणी अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो वेल्डास टाइप के घास के मैदान है वो दक्षिणी अफ्रीका में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, इस तरह के घास के मैदानों के अलग अलग नाम है। फिर अपन देखते हैं कि इन वनों के अंदर विशेष जनजातियां भी पाई जाती है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, जो जंगल काट लिए तो इसलिए जंगली जानवर हो चाहे जंगल में रहने वाली जनजाति उन सब की आवाज खत्म कर दिया। फिर देखते हैं अपन ध्रुव यानी आर्कटिक वाले भाग के अंदर मनुष्य रहता है, अंटार्कटिका वाले भाग के अंदर केवल प्रयोगशाला है। आर्कटिक वाले भाग के अंदर जो मनुष्य रहता है बर्फ में बहुत कठिन परिस्थिति, वैसे ही पानी उपलब्ध नहीं है, पूरा रेगिस्तान है बर्फ का, तो वहां वाले जो कठिन परिस्थिति में रहने वाले छोटे छोटे लोग होते हैं बोने, उनको बोलते हैं एस्किमो। अब एस्किमो क्या करता है कि वहां पर घर भी बनाएगा तो किसका, बर्फ की झोंपड़ी, उस बर्फ वाले घर के लिए शब्द आता है इग्लू। और वो एक कुत्ता रखता है जिसको बोलते हैं रेंडियर, और उस कुत्ते के पीछे लकड़ी की जो गाड़ी खींचता है उसको बोलते हैं स्लेज। ये कुछ विशेष प्रकार के ध्रुव में रहने वाले लोग और उसके जीवन से संबंधित है। अब वो पकड़ने में मछली भी पकड़ते हैं, वहां पर सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, इस तरह के कुछ जलीय जीव मिलते हैं, सील, वालरस और ध्रुवीय भालू। उसी तरह से अपन अंटार्कटिका में देखें तो वहां पर अंटार्कटिका के अंदर व्हेल मछली भी मिलती है, पेंगुइन जो मनुष्य की तरह चलने वाला पक्षी भी मिलता है। तो इस तरह से अपन ने ये पर्यावरणीय प्रदेश देखे और पर्यावरण का प्रदूषण होने से अपने किस तरह से नुकसान होता है, और सारी चीजें अपन मोटा मोटी तौर पे पृथ्वी को इस तरह से समझ सकते हैं।